नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। 96 और स्वार विधानसभा सीट पे आज मतदान हो रहा है और स्वार विधानसभा में सुबह 9 बजे तक 7.93% मतदान हुआ है, जबकि 96 विधानसभा में सुबह 9 बजे तक 10% वोट पड़े हैं। मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पे उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। 13 मई को मतगणना होगी, नतीजे आएंगे और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये दोनों ही सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी अपना दल एस के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। स्वार सीट पे समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान मैदान में उतारी हैं, जबकि अपना दल एस की तरफ से शफीक अहमद अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं 96 सीट पे अपना दल एस प्रत्याशी रिंकी कौल का मुकाबला समाजवादी पार्टी की कीर्ति कौल से है। ये सीट विधायक राहुल कौल के निधन के बाद खाली हुई थी और सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और इन दोनों सीटों को जीतने के लिए भी दिग्गजों ने पूरी ताकत लगाई, सभाएं की, सम्मेलन किए, समीक्षाएं की और आज कई मुद्दों को लेकर ये मतदान हो रहा है। 13 मई को नतीजे आएंगे, उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि यहाँ की जनता ने किसको चुना और किसे नकारा। स्वार विधानसभा में सुबह 9 बजे तक 7.93% मतदान, जबकि 96 में 9 बजे तक 10% वोट पड़े हैं। 96 और स्वार विधानसभा सीट पे अभी मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले ये दोनों सीटें अहम हो जाती हैं, इसलिए भी चूंकि संदेश अपने आप में बढ़ा जाएगा। तो एक तरफ निकायकरण जारी है, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव की 2 सीटों का उपचुनाव, विधानसभा सीटों का, और इसको जीतने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी समीकरण बनाए गए, सभाएं की गई, संबोधित किया गया, सम्मेलन किए गए कि कैसे चाहे स्वार सीट हो या फिर 96 इनको कैसे जीता जाए। स्वार सीट जो कि अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के बेटे हैं, उनकी विधायकी जाने के बाद, विधायकी रद्द होने के बाद, चूंकि एक मामले में उनको सजा हुई, उसके बाद उनकी जो विधायकी है वो रद्द की गई, सदस्यता रद्द की गई। उसके बाद वहां आज वोटिंग हो रही है। 96 में निधन के बाद, राहुल कौल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जहां पे आज वोट डाले जा रहे हैं। तो स्वार विधानसभा में सुबह 9 बजे तक 7.93% मतदान हुआ, जबकि 96 विधानसभा में 9 बजे तक 10% वोटिंग हुई है। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, ताकि कहीं पे किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई फर्जी वोटिंग ना हो, कहीं पे कोई अप्रिय घटना ना हो, कहीं पे किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। इसको लेके प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो स्वार विधानसभा में सुबह 9 बजे तक करीब 8% वोट पड़े, जबकि 96 में लगभग 10% मतदान 9 बजे तक हुआ है। अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 96 और स्वार विधानसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है और ये दोनों ही सीटें दोनों दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। इन्हें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर राजनीतिक पार्टियों ने लगाया। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। अब जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई, इसका पता 13 मई को चलेगा, जब नतीजे आएंगे तस्वीर उस दिन साफ हो जाएगी। तो 96 विधानसभा में करीब अब 10% वोटिंग हुई है, जबकि स्वार की बात करें तो वहां करीब 8% यानी 7.93% मतदान हुआ है। यहां अब पोलिंग बूथ को पूरी तरीके से सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस प्रशासन यहाँ पे अलर्ट है, आप तस्वीरों में देख के भी समझ सकते हैं। लोग भी मतदान करने के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं, वो भी बेहद उत्साहित दिखाई दिए अपने अपने मुद्दों को लेकर, और अलग अलग मुद्दों पे यहाँ मतदान हो रहा है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं मतदान करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों की ये शिकायत है कि वोटर लिस्ट में से उनका नाम गायब है, उनको पर्ची नहीं मिली, जिसके
जरिए वो वोट डाल सकते थे, और कुछ लोग ऐसे जो मतदान केंद्र पे पहुंचे लेकिन उन्हें बिना वोट डाले ही वापस जाना पड़ा। इस तरह की शिकायतें भी कई जगह से आई। कई जो मतदान केंद्र हैं वहां से इस तरह की शिकायतें आई। तो 96 और स्वार विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है। यहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समीकरण को साधने में पूरी कोशिश की गई। स्वार की अगर बात करें तो वहां पे समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को चुनावी मैदान में उतारा। तो हर दल का अपना जो समीकरण है वो देखा जा रहा है, और उन्हीं समीकरणों के जरिए जीतने की कोशिश। तो उपचुनाव का ये रण है। 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा, जहां आज सुबह से ही मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा के यहां पुख्ता इंतजाम है। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों ने सभाएं की, यहां सम्मेलन किए, संबोधित किया, साधने की कोशिश की मतदाताओं को कि अपने पाले में कैसे लाया जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए दावे भी अपने अपने किए जा रहे हैं। लेकिन किसके दावों में कितना दम है, जनता किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी, इसका पता भी 2 दिन बाद चल जाएगा। 13 मई को जब नतीजे आएंगे, मतगणना होगी, उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे चुना और किसे नकारा। तो देखिए, यहां बुजुर्ग भी मतदान करने के लिए पहुंचे और वहां प्रशासन ने उनके लिए इंतजाम किए थे ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और महिलाएं भी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें मतदान केंद्र की, जहां पे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोग यहां पहुंच रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन जी, आप इन दोनों सीटों को लेकर उपचुनाव में क्या उम्मीद है समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के जो सौहार्द है, जो खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हम लोग उसकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमें पता है कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति उत्तर प्रदेश की आशा और देश के भविष्य के रूप में उनको देख रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि स्वार की जनता और जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर दोनों जगह समाजवादी पार्टी की साइकिल बहुत तेजी से चलेगी। आपको क्या लगता है कौन सा वो मुद्दा है जिस पे लोग आज घरों से बाहर आ रहे हैं, जिस पे वो मतदान कर रहे हैं? हालांकि चूंकि अलग अलग विषय अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, अगर स्वार की बात करें, अगर 96 की बात करें, वो कौन सा मुद्दा जिस पे आपको लगता है कि यहाँ पे वोट जो है वो मतदाता डाल रहा है? देखिए, पूरे प्रदेश को पता है जिस प्रकार माननीय आजम खां साहब और उनके परिवार पे इस मौजूदा सरकार ने जो जुल्म सितम करे हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के महान जनता ने उन जुल्मों को देखा है। और आज मौका है कि वो इसका जो है स्वार में उसका जवाब देंगे बैलेट के द्वारा, क्योंकि जो बुलेट का जवाब है बैलेट से ही दिया जाता है। यही परंपरा लोकतंत्र। लेकिन समीकरण कई तरह के बनाए जा रहे हैं, ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बीजेपी के अपने समीकरण हैं। आपने भी इस बार में हमने देखा कि अनुराधा चौहान को यहां से चुनावी मैदान में उतारा, वो भी सबको हैरान करने वाला था। सोच क्या है उसके पीछे, संदेश क्या आप देना चाह रहे हैं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की बहुत स्पष्ट सोच है। माननीय अखिलेश यादव जी सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेने का काम करते हैं और सबको बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी का जो जीवन है वो लगातार उन लोगों के लिए है जो अंतिम खड़ा व्यक्ति है, जिसे आज तक सोशल जस्टिस नहीं मिला। उनकी लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। भुवन जी, चूंकि देखिए हम जब बीजेपी को देखते हैं तो चाहे निकाय का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, 1 सीट हो भले या 10 सीटें हो, हर सीट को गंभीरता से लिया जाता है। वहां मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते हैं प्रचार प्रसार करने। लेकिन जब हम समाजवादी पार्टी को देखते हैं तो उतनी गंभीरता दिखाई नहीं देती, उतने दिग्गज वहां पे नहीं पहुंचते। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि वहां पे उम्मीदवार कौन है। आप मानते हैं ये एक कमी है जिसको और बेहतर तरीके से जाके, चाहे अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी के दूसरे दिग्गज, वो अगर वहां पे प्रचार प्रसार उस उम्मीदवार के लिए करे तो तस्वीर कुछ और हो सकती है? राजेश जी, चूंकि पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते थोड़ा सा इंटरनल मामलों को मैं समझ पाता हूँ। हम्म। और जितना मैं समझ पाता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने
जितनी जगह भी हमारे चुनाव हुए, चाहे नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर पंचायत के, सब जगह उन्होंने प्रभारी नियुक्त करे और वो प्रभारी वहीं डेरा ले लें। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, यहाँ पर भी प्रभारी अपना जब से चुनाव हुआ है तब से अपना डेरा डाले हुए हैं और डेली की रिपोर्टिंग का एक सिस्टम है। हमारा सिस्टम थोड़ा काम करने का अलग है। और आपने देखा होगा माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से चुनाव का परिणाम आया है और तब से इसकी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी। लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर लोगों से बात करके जिन पे जुल्म सितम हुआ है उनके मरहम लगाने का काम, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, माननीय अखिलेश यादव जी इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। तो भुवन जी, ऐसे में आपको उम्मीद है कि एक तरफ चूंकि डबल इंजन की सरकार का वो जिक्र करते हैं, केंद्र की उपलब्धियां, राज्य की उपलब्धियां, उसका जिक्र करते हैं, वहां पे हमें दिग्गज दिखाई देते हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, उनके सामने आप लगता है आप चुनौती दे पाएंगे, यहाँ पे वापसी कर पाएंगे? देखिए, स्वार की जनता ने हमें बहुत समाजवादी पार्टी को और माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत मान सम्मान देने का काम हमेशा करा है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वार में और दूसरे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल बहुत तेजी से चलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया भुवन भास्कर हमसे बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे भुवन भास्कर, जिन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जो नतीजे हैं वो उनके पक्ष में आएंगे, लेकिन देखना होगा जब 13 मई को मतगणना होगी तब तस्वीर क्या होगी। तो यहाँ पे चूंकि इस बार विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से अनुराधा चौहान प्रत्याशी हैं, और बात अगर करें, अनुराधा चूंकि रामपुर की सियासत में आजम कैंप के बाहर का ये चेहरा है, और हालांकि आजम खान ने उनके लिए खूब प्रचार प्रसार किया। 21 साल बाद समाजवादी पार्टी ने इस बार से किसी गैर मुस्लिम चेहरे पर यह दाव खेला है, और 21 साल से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही इस बार सीट से मुस्लिम विधायक ही चुने गए हैं। आखिरी बार 2002 में समाजवादी पार्टी ने गैर मुस्लिम को यहां पे उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब टक्कर है, दावे हैं, वादे हैं, मुद्दे हैं, चुनाव है, मतदान है, और अब नतीजों की बारी जब 13 मई को आएगी उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे चुना और किसे नकारा। ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, इसमें दरअसल वर्सेस है, यानी कि शफीक अहमद अपना दल एस से उम्मीदवार हैं, और इसी तरीके से यहां पे अगर स्वार की बात करें, अनुराधा चौहान समाजवादी पार्टी से, शफीक अहमद अपना दल एस से, और तो यहां रिंकी कोल 96 की अगर बात करें, यहां का समीकरण जो है वहां रिंकी कोल अपना दल ऐसे हैं, जबकि कीर्ति कोल समाजवादी पार्टी से हैं। तो यहां पे समीकरण इस तरह के हैं, उम्मीदवार ये चुनावी मैदान में हैं और अपने अपने दावे हैं सबके, लेकिन कौन किस पर हावी होगा, कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये नतीजे तय करेंगे जब 13 मई को मतगणना होगी, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले सबके अपने अपने दावे हैं। तो यहाँ पे ये दिग्गज जिनकी आज किस्मत जो है उस पे बड़ा दाव है, और उसे जीतने के लिए, यहाँ के चुनाव को जीतने के लिए पूरा जोर लगाया गया। सभाएं, सम्मेलन, सब कुछ हुआ, समीकरण बनाए गए, और हर दल की जिसके उम्मीदवार चुनावी मैदान में है उसकी यही कोशिश कि यहाँ से जीत के एक सकारात्मक संदेश दिया जाए लोकसभा चुनाव में, क्योंकि आने वाला वक्त लोकसभा चुनाव का है, और इस दौरान यहाँ पे निकाय का रण जो है वो भी जारी है, निकाय चुनाव का भी है, और दूसरी तरफ निकाय को जीत के भी लोकसभा चुनाव से पहले एक संदेश देने की कोशिश होगी राजनीतिक पार्टियों की कि प्रदेश का मूड क्या है, और ये 2 सीटें भी तय करेंगी कि अभी जनता का मूड क्या है, क्योंकि इन्हें जीतने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। एस.के. वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एस.के. वाजपेयी, आज 2 सीटें बेहद अहम उपचुनाव की, स्वार और जो दूसरी 96 विधानसभा है, दोनों सीटों को लेकर पार्टियों का जो भविष्य है वो दांव पे है। 2024 को लेके जीत के साथ संदेश देने की कोशिश होगी सकारात्मक। निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो ये 2 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। चूंकि रामपुर की अगर हम स्वार सीट की बात करेंगे तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सीट थी, हालांकि उनकी सदस्यता सजा होने के बाद चली गई थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आजम खान की सदस्यता पहले ही जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अगर स्वार सीट पर चुनाव होता है तो सीधे तौर पर अगर हम देखें, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ में चुनाव है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान और या उनके परिवार के लोग लगातार इस सीट से जीतते रहे, और सीधे तौर पर उनके बेटे ही इस
सीट से विधायक थे, तो ऐसी स्थिति में अगर यह सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से जाती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि आजम खान की सीट पहले ही समाजवादी पार्टी खो चुकी है। और ऐसी स्थिति में आजम खान के सामने भी चुनौती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके सामने भी चुनौती होगी कि अपने बेटे की सीट को कैसे वो समाजवादी पार्टी के साथ बनाए रखें। दूसरा, अगर हम 96 सीट की बात करें तो सीधे तौर पर मिर्जापुर की 96 सीट बीजेपी के साथ जो सहयोगी दल है, अपना दल, उसने जीती थी। और इस बार भी जो दिवंगत विधायक हैं, उनकी निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिस वजह से इस पर चुनाव हो रहा है। तो निश्चित है कि उनकी पत्नी को ही अपना दल एस की तरफ से, जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, उन्होंने मैदान में उतारा है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर कांटे की टक्कर दे रही है, लेकिन सीधे तौर पर दोनों सीटों पर चुनौतियां हैं समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि इसके पहले अगर हम देखें तो यूपी में 3 उपचुनाव हुए थे, जिसमें से एक मुलायम सिंह की सीट थी मैनपुरी, जो कि लोकसभा सीट थी। उसके अलावा 2 सीटें थी, जिसमें रामपुर और उसके अलावा एक सीट मुजफ्फरनगर की थी। तो सीधे तौर पर अगर हम इन सीटों की खतौली सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी आरएलडी ने जीत ली थी, लेकिन जो रामपुर सीट थी वो हार चुकी है और मैनपुरी सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं वो जीत का क्रम बनाए रखने की कोशिश समाजवादी पार्टी इसमें भी करेगी कि 2 सीटें हैं, कम से कम स्वार सीट, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। आजम खान का अपना क्षेत्र है, जहां पर आजम खान लंबे वक्त से राजनीति करते रहे। उनको वो स्वयं या उनकी पत्नी या उनके बेटे लगातार यहां से विधायक रहे हैं। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक कोशिश जरूर होगी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सीट को बचाए रखा जाए। हालांकि सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। आयोग लगातार इन दोनों सीटों पर नजर बनाकर रख रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर हम सुबह से अभी तक की बात करें तो कई शिकायतें भी आयोग में की जा चुकी हैं, जिसमें कुछ जगहों पर सपा आरोप लगा रही है कि उनके लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। कुछ जगहों पर सपा आरोप लगा रही है कि उनके जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनको नहीं बनाने दिया जा रहा है। तो इस तरीके की छिटपुट शिकायतें हैं। हालांकि यूपी निर्वाचन आयोग लगातार कोशिश कर रहा है कि वहां पर शांतिपूर्ण चुनाव हो, जिसको लेकर मॉनिटरिंग लगातार जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारियों से पल पल की रिपोर्ट इन दोनों विधानसभा उपचुनाव सीटों की ली जा रही है। अगर हम अभी सुबह 9 बजे तक की बात करें तो करीब 9% वोटिंग रामपुर की स्वार में हुई है। 96 में भी करीब 10.17% वोटिंग हुई है। तो हालांकि जो वोटिंग प्रतिशत है वो जरूर अभी अगर हम 2 घंटे में देखेंगे तो बेहतर चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि बेहतर जो वो प्रतिशत होगा वो शाम तक आएगा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से थोड़ी सख्ती जरूर की गई है, जिसमें जो भी वोट डालने लोग आ रहे हैं उनकी आईडी भी लगातार चेक की जा रही है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस तरीके की शिकायतें थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से मतदान कर रहे हैं, उनको आयोग देखे और उनकी आईडी चेक करने के बाद ही वोट करने की अनुमति दी जाए। तो ये थोड़ी चीजें जरूर हैं। हालांकि 776 के करीब मतदेय स्थल इन दोनों विधानसभा उपचुनाव सीटों पर बनाए गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद है। यूपी पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जहां पर जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है और शांतिपूर्ण मतदान के लिए लगातार जो पुलिस की टीमें हैं, साथ ही साथ जो जिला निर्वाचन की टीमें हैं, वो गश्त कर रही हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के और अंतिम चरण के निकाय के लिए भी परसों मतदान होना है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चीजें बेहतर ढंग से हो। निकाय को लेकर भी तैयारियां तेज हैं, उसके दूसरे चरण की भी तैयारियां हैं। लेकिन अगर हम स्वार विधानसभा को देखें तो यहाँ पे आजम खान ने या समाजवादी पार्टी ने यूं कहें अनुराधा चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है, और ऐसा कई साल बाद हुआ जब समाजवादी पार्टी ने किसी गैर मुस्लिम को यहां से उम्मीदवार बनाया है। इसके पीछे भी कोई समीकरण है, कोई संदेश देने की कोशिश है? बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पे एक संदेश जरूर देने की कोशिश है और संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि ये जो सीटें हैं, चाहे वो टांडा हो, दड़ियाल हो, जो वहां के क्षेत्र हैं जहां से बड़े पैमाने पर वोटिंग हो रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आयोग में शिकायत भी कर रही है। सीधे तौर पर ये वो क्षेत्र हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं और समाजवादी पार्टी ये जानती है कि जो आजम खान के अपने वोट हैं, जो समाजवादी पार्टी का अपना बेस वोट बैंक है, वो उसको वहां मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अनुराधा चौहान को उतारने के पीछे समाजवादी पार्टी की संभवतः रणनीति
यही रही होगी कि जो दूसरे वोटर हैं, खासतौर पर जो चौहान वोटर्स हैं या जो दूसरे हिंदू वोटर्स हैं, उनको भी एक मैसेज जाए और वो वोट करें। साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी और आजम खान का परंपरागत वोट माना जाता है वो उनको मिल जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहां से नहीं उतारा है, लेकिन जो अपना दल एस ने अपना प्रत्याशी यहां पर उतारा है वो भी मुस्लिम है। तो सीधे तौर पर कांटे की टक्कर है और कहीं ना कहीं एक इसके जरिए मैसेज भी जाएगा कि आखिर जो 2022 के चुनाव के बाद अब क्या स्थिति क्षेत्र में है, लोग क्या सोचते हैं, ये दोनों सीटें काफी हद तक चीजों को तय करेंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव भी हो रहा है, उसके बाद इन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और कहीं ना कहीं 2024 से पहले एक तरीके का लिटमस टेस्ट है जिसको सभी पार्टियां पास करना चाहती हैं, कोशिश भी कर रही हैं कि इन दोनों सीटों पर बेहतर परफॉर्म किया जाए ताकि बेहतर ढंग से चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले हर दल की यही कोशिश है कि चाहे निकाय की बात हो या उपचुनाव की बात हो, इन चुनावों को जीत के एक सकारात्मक संदेश 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दिया जाए और प्रदेश का मूड क्या है उसका एक आकलन किया जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक मैसेज जरूर होगा और खास तौर पर मैसेज इसलिए भी होगा क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। दूसरी चीज, आजम खान पहले ही अपनी सीट खो चुके हैं, अब उनके बेटे की सीट पर चुनाव हो रहा है। चूंकि दोनों की सदस्यता जा चुकी है, अब उनकी बेटे की सीट बचाने की चुनौती आजम खान के लिए जितनी ज्यादा है उतनी ही समाजवादी पार्टी के लिए भी है। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो चाहे वो रामपुर की सीट रही हो जो कि आजम खान हार चुके हैं, और दूसरी अगर हम इस स्वार सीट की बात करें तो दोनों सीटों पर ज्यादातर समय में आजम खान या उनके परिवार के लोग काबिज रहे। समाजवादी पार्टी आजम खान के जरिए इन सीटों पर काबिज रही है। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए अपने गढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल, अपना दल चुनौती दे रही है। तो यह चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी जरूर है। हालांकि निर्णय जनता को करना है, जनता का मूड क्या रहता है, वो किसको वोट करती है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी चौहान प्रत्याशी उतारकर कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी तो नहीं उतारा, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारकर भी एक मैसेज देने की कोशिश की है। अब क्या होगा और जनता का मूड क्या है, ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम मैनपुरी के उपचुनाव की बात करें तो उस दौरान भी समाजवादी पार्टी के किले को भेदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी काफी बड़े अंतर से जीती थी। अगर हम रामपुर सीट की बात करें तो उस पर भी समाजवादी पार्टी ने काफी कोशिशें की, लेकिन वो आजम खान की सीट नहीं बचा सकी थी। अब चुनौती जरूर है कि रामपुर के बाद अगर स्वार सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते से कट जाती है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती आने वाले चुनावों के लिए होगी, जो कोई पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार समाजवादी पार्टी के गढ़ में कमल खिलाने के प्रयास लगातार जारी हैं। हालांकि अपना दल भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक सहयोगी है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये सीट बीजेपी के सहयोगी दल के पास आती है तो एक मैसेज जरूर उन क्षेत्रों में जाएगा जो कि समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे। क्योंकि अगर हम देखें तो जब 2019 का चुनाव हुआ उस दौरान 14 लोकसभा की ऐसी सीटें थी जिनको भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकी थी। तो उन सीटों पर अच्छा खासा फोकस भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत कर रही है, चाहे उसमें वो रामपुर की सीट रही हो या उसके अलावा खुद अखिलेश यादव की आजमगढ़ की सीट रही हो, इन सीटों पर या मैनपुरी की मुलायम सिंह यादव की सीट रही हो, बीजेपी ने इन किलों में घुसने की कोशिश की, अपने कमल को खिलाने की कोशिश की। हालांकि इसमें कामयाबी भी मिली। आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी हार गई, चूंकि अखिलेश यादव खुद वहां से सांसद थे, उनके सीट छोड़ने के बाद चुनाव हुआ था। वहीं मैनपुरी की अगर हम बात करें तो मैनपुरी बचाने में जरूर सपा कामयाब रही थी। तो वही चुनौती अब रामपुर और स्वार सीटों के लिए भी है। रामपुर हार चुके हैं और स्वार सीट के लिए चुनौती बरकरार है। अब देखना यह है कि जनता किसको इस सीट से जिताती। बिल्कुल, और इसका पता 13 मई को लगेगा। बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों ही सीटों पे मतदान हो रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। प्रशासन भी पूरा यहाँ पे अलर्ट दिखाई दे रहा है। तो ये 2 सीटें 96 और जो स्वार सीट है वहां पे आज वोटिंग हो रही है, और इन दोनों ही सीटों को जीतने के लिए दावे राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने हैं, लेकिन तस्वीर साफ तब होगी जब नतीजे आएंगे कि जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।